तो सही है अभी। नमस्कार दोस्तों। कल हम क्लास 10th की साइंस में विज्ञान में पढ़ रहे थे, भौतिकी विज्ञान में गोली दर्पण तथा उससे संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण क्या होता है हमने समझा था। इससे संबंधित 7-8 परिभाषाएं थी, उनके बारे में भी हमने देखा था। आई होप आप लोगों को वो समझ में आया होगा। अब आगे उसी कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं। गोली दर्पण का ये दूसरा भाग है, लेक्चर 2 है। ठीक है, कौन सा लेक्चर है? दूसरा है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण में फोकस दूरी। कल फोकस दूरी के बारे में हमने समझा था कि फोकस दूरी क्या होती है। तो गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध एक बार फिर से रिपीट करे दे रहा हूं। फोकस दूरी क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आप लोग समझें। फोकस दूरी क्या थी, जैसे मैं एक कल दर्पण बनाया था, ये समझ के चलो कौन सा दर्पण है, अवतल है। कौन सा है? अवतल। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ होता है तथा जो पॉलिश किया गया तल होता है, वो मतलब पेंट किया गया तल होता है, वो उभरा हुआ होता है। इस प्रकार से बना जो दर्पण होता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसमें कई सारी चीजें थी। ये थी मुख्य अक्ष। क्या था? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये यहाँ पास था पोल। क्या था? पोल। ध्रुव। क्या था? ध्रुव। यहाँ पास कहीं इसका था मुख्य फोकस। क्या था? मुख्य फोकस। कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, और ये कैपिटल एफ से। और इसी के जस्ट 2 गुने दूरी पर, मतलब इसके आगे यहाँ पास कहीं पास इसका क्या था? वक्रता त्रिज्या आर थी। क्या थी? आर, कैपिटल आर। अच्छा, ध्रुव से मतलब पोल से और मुख्य फोकस तक की दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी ही क्या कहलाती थी? एफ, स्मॉल एफ। क्या थी? स्मॉल एफ, मतलब फोकस दूरी थी। वक्रता त्रिज्या क्या थी? ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी। ठीक है, किसे प्रदर्शित करते हैं? सी से। इसको मैं लिख दे रहा हूं फिर से, आर लिख गया गलती से। देखो, वक्रता केंद्र क्या है? सी है। ये सी से पोल तक की दूरी, मतलब ये जो जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है दर्पण, उसी की जो त्रिज्या होती है, वही त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। मतलब ये जो पोल है, ध्रुव है, ध्रुव से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक, इसको किससे प्रदर्शित करते थे? कैपिटल आर से। ठीक है, ये कैपिटल आर हुआ वक्रता त्रिज्या, और ये क्या हुआ? फोकस हुई। दोनों में संबंध आज हमें देखना है। तो दोनों में संबंध क्या होता है? देखो, यदि दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की तुलना में छोटा हो। दर्पण का द्वारक हमने देखा था, ये M1 है और ये क्या है? M2 है। द्वारक यही है, यहां से यहां तक की। तो द्वारक, दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या के, ये वक्रता त्रिज्या है, देखो ये द्वारक है। द्वारक वक्रता त्रिज्या के तुलना में छोटा हो। क्या हो? छोटा हो। क्या हो? छोटा हो। तो फोकस दूरी क्या होगी? जो ये फोकस दूरी होगी, ये क्या होगी? वक्रता त्रिज्या के आधी होगी। वक्रता त्रिज्या के आधी होगी। जो फोकस दूरी होगी ये क्या होगी? वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर के आधी होगी। क्या होगी? आधी। मतलब F इज इक्वल टू आर बाई 2। अब ये पहले आपको आता था प्रूव करने के लिए कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। ये आपका पूरा प्रूव करने के लिए आता था, अब नहीं आता। अब सीधा 1 नंबर में पूछ लेता है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध लिखिए, तो आप लोग ऐसे ही लिख देंगे। बाकी डिफिनेशन याद रखेंगे। डिफिनेशन क्या होती है? यदि दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की तुलना में, यदि दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की तुलना में छोटा है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बस इतना ही है, आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसकी तो गोली दर्पण की तो वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? फोकस की आधी होती है। इसमें कुछ ना कुछ फोकस होगी, मतलब कुछ ना कुछ वक्रता केंद्र होगा, गोले का कोई ना कोई वक्रता केंद्र होगा जिससे रेडियस निकलेगा, उसी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो इसमें कुछ ना कुछ तो मान होता है, लेकिन समतल दर्पण में के केस में क्या होता है, आइए आगे देखते हैं। देखो, जो समतल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत मानी जाती है। क्यों ऐसा है? क्यों? क्योंकि समतल जो दर्पण है इसको हम लोग एक बहुत बड़े से गोले का, एक बहुत बड़े से गोले का छोटा सा कटा हुआ भाग मानते हैं।
जैसे एक बहुत बड़ा सा गोला ले लो, क्या कर लो, एक बहुत बड़ा सा गोला ले लो। इस गोले का एक यदि छोटा सा भाग, एक छोटा सा भाग में काटूं तो वो तुम्हें नहीं दिखाई देगा कि इसमें झुकाव है या नहीं है। इसी प्रकार से बना होता है समतल दर्पण। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है गोले की, क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, मतलब वक्रता त्रिज्या नहीं, त्रिज्या जो होती है इसकी गोले की, गोले की जो त्रिज्या होती है, यदि इसको अनंत कर दिया जाए, मतलब बहुत बड़ा असीम कर दिया जाए, अनंत मतलब होते हैं जिसकी सीमा ना हो, तो इसको असीम कर दिया जाए तो हमें एक ऐसा पृष्ठ प्राप्त होगा, ऐसा पृष्ठ प्राप्त होगा जिसको हम देखकर नहीं बता सकते कि उसमें कर्व है या नहीं है। इसलिए हम जो समतल दर्पण है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या मान के चलते हैं, अनंत। जैसे आप पृथ्वी को देख रहे हैं, पृथ्वी जियोड के आकार की है, ठीक, लगभग लगभग हम मान सकते हैं कि ये गोले का आकार की है, बाकी है जियोड, ठीक है, लगभग हम लोग मान सकते हैं गोला है, ठीक है। अब देखो जब ये गोला है हम देखते हैं तो ये हमें सपाट दिखाई देती है, क्या होता है, सपाट दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि उस पृथ्वी की तुलना में हम बहुत छोटे हैं, उस पृथ्वी की तुलना में हम बहुत छोटे हैं, छोटे होने के साथ साथ हमें ये बहुत दिखाई देता है क्या, सपाट। वैसे ही अगर बहुत बड़ा गोला हो तो छोटा सा भाग जब उसका काटते हो तो वो गोला हमें, मतलब वो भाग हमें समतल दिखाई देता है, तो इसकी त्रिज्या हम लोग अनंत मानते हैं। वक्रता त्रिज्या अनंत होगी, देखो f बराबर r/2 होता है, r/2। अगर वक्रता त्रिज्या अनंत होगी तो वक्रता त्रिज्या यदि r बराबर इंफिनिटी मतलब अनंत होगा तो f क्या आएगा, f बराबर इंफिनिटी/2, अर्थात ये भी इंफिनिटी मतलब अनंत आएगा, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों ही अनंत होती है, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लेता है। आइए आगे देखते हैं, देखो आगे क्या है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें का टॉपिक आ गया, गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनने के नियम, गोली दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के नियम, गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसके क्या क्या नियम होते हैं। तो इसके मुख्यतः 3 नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। तो आइए इसमें लिखते हैं, इसके 3 नियम होते हैं, होते हैं। कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। आइए पहले नियम को देखते हैं, कौन से नियम, पहला नियम, पहला नियम क्या कहता है, यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है या आती हुई प्रतीत होती है, समांतर आती है या आती हुई प्रतीत होती है, कहा जाए जैसे ये कोई गोली दर्पण है, क्या है, गोली दर्पण है, दोनों बनाकर दिखा देता हूं, एक गोली दर्पण ये है, ये मुख्य अक्ष हमने खींच लिया, इसमें भी हमने एक मुख्य अक्ष खींच लिया, ये क्या है, पोल, यहाँ पास क्या है, सी है, यहाँ पास क्या है, एफ है, इसमें भी सेम सेम कंडीशन, ये क्या है, पी है। इसमें देखो ये कौन सा दर्पण है, अवतल है, क्या है, अवतल है, ये कौन सा है, उत्तल है, ठीक है। देखो अवतल में क्या होता है, जो फोकस और वक्रता केंद्र होता है वो क्या होता है, जिस भाग में अर्थात अंदर की भाग में होता है, जिस भाग में परावर्तन होता है, जिस साइड परावर्तन होता है उस साइड में होता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है, क्या है, वक्रता केंद्र जो होती है और फोकस जो होती है वो दूसरे साइड में होता है, इसको सी लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, एफ, ठीक है, समझ में आया होगा। अब इस नियम में पहला नियम क्या कहता है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, क्या हो, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, समांतर आने के बाद यदि दर्पण में परिवर्तन हुआ, इसमें भी कर लेते हैं, चलो इसमें भी आए, इसको भी ए मान लेते हैं, ठीक है। देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने के पश्चात दर्पण से परावर्तन होने के बाद ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई मुख्य फोकस की ओर से प्रतीत होती है,
क्या होता है, आती है या आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। देखो इसमें मुख्य फोकस से होकर जा रही है। कल तुमको मैंने बताया था फोकस की डिफिनेशन, फोकस की डिफिनेशन भी इसी पर आधारित थी। इसी पर आधारित क्या, सेम सेम था। यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है दर्पण में परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। सेम डिफिनेशन लिखाई गई थी मुख्य फोकस में। किसमें लिखाई गई थी, मुख्य फोकस में। मैंने कल ही आपको बताया था कि इस डिफिनेशन को याद रखना, ये डिफिनेशन आपके नियम भी में भी काम देगा। तो नियम क्या कहता है, यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात, दर्पण में परावर्तन के पश्चात वह प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। इस डिफिनेशन को आप लोग लिख सकते हैं, लिख दूं मैं, चलिए आगे लिखते हैं। क्या है पहला नियम, पहला नियम क्या कह रहा है, यदि कोई प्रकाश किरण किरण कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। समझ में आया। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात वह क्या होती है, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। कल सेम डिफिनेशन आपको बताया गया था जब मुख्य फोकस के बारे में बताया जा रहा था तब। ठीक है, यह है आपका पहला नियम। आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम में ज्यादा कुछ नहीं है, सेम इसी का विपरीत है। क्या है, सेम इसी का विपरीत। देखते हैं है क्या, पहले समझाऊंगा फिर उसके बाद दिखाऊंगा। देखो दो दर्पण हम बनाते हैं, ये है हमारा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण है। कौन सा है, अवतल है। एक मिनट, हाँ कौन सा दर्पण है, अवतल है। एक दर्पण में बना दे रहा हूं उत्तल। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ये है आपका उत्तल। ठीक है, एक अवतल दर्पण हो गया, एक उत्तल दर्पण। इसमें मैं खींच दे रहा हूं मुख्य अक्ष, इसमें भी खींच दे रहा हूं मुख्य अक्ष। ठीक है, इसकी जो डिफिनेशन थी देखो, छोटी छोटी परिभाषाएं। पी ये ध्रुव है, यहाँ पास कहीं इसका सी था और यहाँ पास कैपिटल एफ था। इसी तरह सेम इसमें भी यहाँ पास एफ था और यहाँ पास सी था, यहाँ पास इसका पी था। ठीक है, इतना ही था और कई चीजें थी, तो इतने हमको काम है। अब देखो इसमें क्या कहता है दूसरे नियम में, यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस की ओर,
आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो दर्पण में, किसमें, दर्पण में परावर्तन के पश्चात, इस बिंदु को ए कर देता हूं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दर्पण में परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। सेम सेम देखो वही है, इसमें क्या है, फोकस से होकर जाती है या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसके पहले वाले नियम में क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर थी, फोकस से होकर जा रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, फोकस से आपतित होती हुई प्रतीत हो रही थी। सेम नियम है, सेम सब कुछ है, बस उसी को उल्टा कर दिया गया है। पहला नियम आपको समझ में आ गया, दूसरा नियम भी समझ में आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा नियम, इसको अपने से लिख लेंगे। ठीक है, तीसरा नियम क्या है देखते हैं। देखो तीसरा नियम क्या कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए, किससे होकर जाए, वक्रता केंद्र से, तो वह परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। क्या, कहां लौट जाती है, वापस लौट जाती है। तो देखते हैं, पहले चित्र बनाकर समझते हैं। सेम कंडीशन, एक चित्र मैंने बनाया किसका, अवतल का, एक चित्र मैंने बनाया उत्तल का। चित्र आप लोग सही से बनाएंगे। इसमें भी ये क्या है, पोल है, ये क्या है, एफ है, और ये क्या है, पी है। ठीक है, इसमें भी मुख्य अक्ष खींचता हूं, ये क्या है, पोल है, ये क्या है, सी है, और ये क्या है, एफ है। ठीक है, देखो अवतल उत्तल, ये नियम क्या कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण किससे होकर आए, वक्रता केंद्र से, किससे, वक्रता केंद्र से होकर आती है, वक्रता केंद्र से होकर आती है, यह वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात, तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात वह अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, वह अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। यह है परावर्तन का तीसरा नियम। कोई प्रकाश किरण जब क्या नाम है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात वह अपने ही मार्ग में, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। यह है हमारा तीसरा नियम। कौन सा नियम है, तीसरा नियम। तो ये रहे आपके तीनों नियम। अच्छा, ये होता क्यों है, आप लोग पूछेंगे ये होता क्यों है, तो उसके लिए आइए देखते हैं, एक गोले का सहारा लेते हैं और उसको सीखते हैं। वे सर्कल ये है, देखो मान के चलो ये कोई सर्कल है, क्या है, सर्कल है। अब देखो ये कोई सर्कल है, इस सर्कल में यहां पास एक केंद्र है, क्या है, एक केंद्र है, इस सर्कल में यहां पास एक क्या है, केंद्र है, ये मैंने एक केंद्र बना दिया। ठीक है, एक क्या है, केंद्र है, केंद्र से यहां पास इसके किसी भी पृष्ठ पे एक लाइन खींचोगे तो वो क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या, मतलब रेडियस कहलाएगी। अब तुम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हुए हो वृत्त वाले चैप्टर में, ये क्या होता है, जो त्रिज्या केंद्र से खींची जाती है इस पृष्ठ पर, ये बनाती है यहां पास 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री, मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। क्या बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। तो अभी देखो हमने जो देखा था, ये प्रकाश किरण आ रही है, तो ये वक्रता केंद्र है, क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से ये सीधी लाइन आ रही है इसके पृष्ठ पर, वक्रता केंद्र से जो पृष्ठ पर लाइन आ रही है यही तो इसकी रेडियस है, तो ये भी यहाँ पास 90 डिग्री बना रही होगी। कितनी डिग्री बना रही होगी, 90 डिग्री बना रही होगी। जब प्रकाश का अपवर्तन में 90 डिग्री पर होता है, प्रकाश का अपवर्तन जब 90 डिग्री पे होता है, ऐसे
प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग पढ़े थे, जैसे ये क्या था, अभिलंब था n, यहां से कोई प्रकाश किरण आ रही थी और इधर निकल रही थी, आपतित किरण परावर्तित किरण, इसके बीच का कोण बना आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, इसको स्मॉल आई, इसको r, यही हमने पढ़ा था, सेम सेम था, ठीक, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट था ये, ठीक है, घटना जहां घटित होता है, आपतन बिंदु था ये, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता चला जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इस कोण को बढ़ाता चला जाऊंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा, तो ये इसके अभिलंब के नजदीक होती चली जाएगी, ये जो किरण है अभिलंब के नजदीक होती चली जाएगी। अब तुमको मैंने बताया था कि कोण आई सदैव बराबर होता है कोण आर के, कोण आई सदैव बराबर होता है कोण आर के। अब जैसे जैसे ये नजदीक चलती चली जाएगी तो कोण आई छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये अभिलंब के, किसके, अभिलंब के समांतर, बिल्कुल अभिलंब के ऊपर आ जाएगी, अभिलंब के जैसे ही ऊपर आएगी ये, तो इसका कोण आई कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, कम होते होते 0 डिग्री हो जाएगा। जब कोण 0 डिग्री हो जाएगा आई, तो कोण आर कितना होगा, कोण आर भी तो 0 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होता है, अगर ये 0 है तो ये भी 0 हुआ, कोण आर और कोण आई 0 होने का तात्पर्य यही है कि प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ, मतलब अभी तक जो प्रकाश किरण टकराकर वापस लौट रही थी, किसी न किसी एंगल पे जा रही थी, उसी माध्यम में किसी न किसी एंगल पर जा रही थी, अब ये घटना घटित नहीं होगी, जिस प्रकार से सीधे आ रही है 0 डिग्री पर, उसी प्रकार से 0 डिग्री पर प्रकाश किरण निकल जाएगी। तो इसमें क्या है, फिर सेम ही तो चीज मैंने बताया यहाँ पास, जब आ रही है 0 डिग्री यहाँ पास कोण बना रही है, 90 डिग्री पर आ रही है यहाँ पास पृष्ठ पे, जब यहाँ पास 0 डिग्री बन रहा है तो प्रकाश का परावर्तन तो होगा नहीं, परावर्तन नहीं होगा, तो इसको क्या होगा, जैसे ही प्रकाश आई उसी मार्ग से अपना वापस लौट गई, बस यही तो है, और क्या है, क्लास 9th में आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके तीनों नियम, प्रकाश के परावर्तन के तीनों नियम, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास इतना ही रखेंगे, प्रकाश का परावर्तन आप जो नियम है ये सब आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम लोग प्रतिबिंब का बनना कैसे है, ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल तथा अवतल में दोनों को देखेंगे, 6 स्थितियां अवतल में है, 2 उत्तल, मतलब 6 अवतल में है, 2 उत्तल में है, सारी स्थितियों को एक एक करके देखेंगे, चित्र बनाएंगे, सीखेंगे, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही रखेंगे, धन्यवाद।